हाय गाइस। आज हम लोग सिलेबस को देखेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और क्या क्या टॉपिक्स को उसमें माइक्रो सिलेबस क्या है और मैक्रो सिलेबस क्या है वो सब देखेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म क्या है वो सब समझेंगे। पहले प्रीलिम्स होता है एग्ज़ाम, 3 फॉर्म में एग्ज़ाम है। 2 स्टेज है। अगर इसको मेनली यूपीएससी के जो ये यूपीएससी का पीडीएफ है, इसमें उन्होंने 2 सक्सेसिव स्टेज के बारे में बात की है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा सिविल सर्विसेज मेंस, एंड उसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है रिटन एंड इंटरव्यू, उसकी बात की है उन्होंने। रिटन मीन्स मेंस वाला पार्ट एंड इंटरव्यू उसके बाद वाला। तो पहले प्रीलिम्स होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। मेंस होता है, इसमें 9 पेपर होते हैं विथ ऑप्शनल। एंड नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होता है, लास्ट राउंड। जो प्रीलिम्स का मार्क्स है वो इंक्लूड नहीं होता है फाइनल रिजल्ट में। ऐसा इसलिए होता है, मतलब इंक्लूड नहीं होता है, इसका मतलब है जो प्रीलिम्स में 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। 400 मीन्स 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है जीएस का होता है और ये सी सैट है। सी सैट का फुल फॉर्म क्या है? यूपीएससी का फुल फॉर्म तो पता होगा, आई होप सबको पता होगा, लाइक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सी सेट का फुल फॉर्म हो सकता है बहुत कम लोगों को पता हो। सी सेट का होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये जीएस जनरल स्टडीज़ पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, जनरल अवेयरनेस एंड ऑल दैट। तो ये एक स्टेज है, सक्सेसिव स्टेज। इसमें साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, साफ साफ अगर आप देखें तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू, यानी आपका जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो उसमें डायरेक्ट ये आता है कि आप क्वालिफाई हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो प्रीलिम्स निकलने के बाद इतनी खुशी तो नहीं होनी चाहिए, खुशी हम खुश होने चाहिए, लेकिन इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए कि एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, क्योंकि उसके बाद जो 9 पेपर है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपका सी सेट का पेपर है, इसके लिए इस 33% मार्क्स लाने होते हैं। 33% इन जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो सी सेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पार्ट है। और पेपर 1 तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, जो डिसाइड किया जाएगा कमीशन के द्वारा। साफ साफ इन्होंने मेंशन किया डिटरमाइंड बाय द कमीशन। निगेटिव मार्किंग है एंड ऑल दैट। तो निगेटिव मार्किंग होता है पेपर 1 में टोटल, जीएस पेपर 1 में टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन। मेंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पेनाल्टी मार्क्स होता है। उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं मेंस, जब मेंस आंसर लिखते हैं, मेंस की बात करते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 200 मार्क्स हो गया। पेपर 2 यानी सी सेट जो होगा वो 80 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, यानी 200 मार्क्स हो गया। ओके, तो ये है। आते हैं मेंस में क्या है। मेंस में कोई निगेटिव मार्क नहीं है, मेंस में पेनाल्टी मार्क्स होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्ज़ाम को लिखने का कि कैसे लिखना है, जैसे ये एक पेज है आपको जो मिला हुआ है आंसर शीट जिसमें लिखना है, तो इधर उन्होंने कुछ मार्जिन दिए हुए हैं, आपने मार्जिन में भी लिख दिया, इधर नहीं लिखना था। इधर मार्जिन में रिमार्क्स होता है, वो जो टीचर एडुकेटर जो उसको चेक करेंगे उसके लिए, लेकिन आपने उसमें लिख दिया तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होगा वो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसके लिए पेनल्टी मार्क्स होते हैं। तो ये उसमें वो मार्क्स कटता है। इफ़ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, नो आंसर इज गिवन बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी मार्क्स। कोई पेनल्टी मार्क्स नहीं है अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो। इफ़ ए कैंडिडेट गिव्स मोर देन 1 आंसर, इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। यानी ये प्रीलिम्स का है, ऐसा हो, इसमें ये भी भर दिया, बाद में याद आया नहीं डी होगा तो वो तो होगा, ये सब ठीक है। सीधा सिलेबस में आते हैं। एग्ज़ाम का जो पार्ट है वो देख लीजिए। मैंने ये मार्क्स के बारे में आपको बता दिया, मेंस में भी मैंने बता दिया 9 पेपर होते हैं। मेंस का पहला पेपर जो होता है वो होता है पेपर 1। पेपर 1 में कोई भी 8th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेज है उसमें से कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कंपलसरी है। 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका जो पेपर बी होता है वो इंग्लिश है, ये भी कंपलसरी है, 300 मार्क्स का होता है। फिर आते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में ऐसे है
250 मार्क्स का। पेपर 2 में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है 250 मार्क्स का। पेपर 3 में जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है 250 मार्क्स का। पेपर 4 जनरल स्टडीज़ पेपर 3 है, ये भी 250 मार्क्स का। सिलेबस को अभी डिकोड करेंगे, अभी मैं सिर्फ मार्क्स के बारे में बता रहा हूँ। पेपर 5 जो है वो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 है, एथिक्स वाला पार्ट 250 मार्क्स का। पेपर 6 जो है वो है आपका, अगर बात करें 250 मार्क्स का ऑप्शनल का, जो भी आप पेपर लेते हैं, 2 पेपर होता है ऑप्शनल का। पेपर 7 भी 250 मार्क्स का, यानी ऑप्शनल टोटल 500 मार्क्स का होता है। ओके, तो और पर्सनालिटी टेस्ट 5 मार्क्स का। ग्रैंड टोटल यानी टोटल मार्क्स होता है 2025 मार्क्स। 50% आप लाएंगे टॉप कर जाएंगे, रैंक 1। 50% नहीं लाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लाना है, बहुत आसान है ना, भी टफ़ नहीं है ना। कितना टफ़ है वो तो हम लोगों को पता है। कैंडिडेट कैन मे चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शनल, तो जो भी ऑप्शनल आपको लिस्टिंग किया गया है वो उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो देखिए आप, जो वैल्यूएशन है पेपर का, ऐसे जनरल स्टडीज ऑप्शन सब्जेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट वुड बी डन साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद द एवेल्यूशन ऑफ देयर क्वालिफाइंग पेपर। जो इंडियन लैंग्वेज का क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का, बट द पेपर ऑन ऐसे जनरल स्टडी ऑप्शन सब्जेक्ट ऑफ ओनली सच कैंडिडेट विल बी टेकन कॉग्निजेंस। पहले इन दोनों पेपर को चेक किया जाएगा, अगर इन दोनों पेपर में आपको 25% मार्क्स आया इच में, ओके, तभी आगे, यानी 25% आपको इंडियन लैंग्वेज वाले में, 25% मार्क्स आपको इसमें भी लाना है, ओके, यानी 75 मार्क्स दोनों में आने चाहिए, तभी आगे का पेपर चेक किया जाएगा, नहीं तो वहीं आप बाहर हो जाते हैं। पेपर ए जो इंडियन लैंग्वेज का है विल नॉट बी कंपलसरी फॉर कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। इन 6 जो स्टेट है वहाँ, यानी आप नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इसमें नहीं, इसके लिए इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। जो मार्क ऑब्टेंड होगा पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक ओनली विल बी काउंटेड फॉर मेरिट रैंकिंग, उसी को मेरिट रैंकिंग के लिए काउंट किया जाएगा। मेरिट रैंकिंग के लिए इसका मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा, पेपर ए और पेपर बी का, यानी ऐसे से लेके ऑप्शनल सब्जेक्ट तक का काउंट किया जाएगा। कमीशन विल हैव द डिस्क्रेशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी ऑफ ऑल दिस पेपर। कमीशन का मन है वो चाहे तो ऑप्शनल में भी क्वालिफाइंग मार्क्स बना दे कि 30% लाना ही है, ओके। 22 लैंग्वेजेज क्या है वो आपको पता ही होगा, तो उससे आगे बढ़ते हैं। जो प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी, उसका एग्ज़ाम 2 आवर्स का होता है इच पेपर। जो मेंस है इच पेपर 3 आवर्स का होता है, ये आपको याद रखना है। द क्वेश्चन पेपर इच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, ये मेंस का है। आगे आते हैं हम सिलेबस में, ये एलिजिबिलिटी एंड ऑल दैट, इसको हटाते हैं। इंटरव्यू टेस्ट जो है वो बोर्ड के द्वारा, इंटरव्यू टेस्ट को बाद में देखेंगे, इसका सिलेबस क्या है। वैसे मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ कि एक जो करियर का रिकॉर्ड है, आज तक क्या पढ़ाई की, जो जनरल इंटरेस्ट है, या आपका जो भी आपने DAF में भरा होगा हॉबी एंड ऑल दैट, उन सबसे के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सिमुलेट करेंगे, आपका लॉजिकल एक्सपोजिशन जानेंगे, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वेराइटी, डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेसन, लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी, ये सब जानेंगे। तो स्ट्रिक्ट नहीं होता, आराम से हो जाता है इंटरव्यू। आपको आंसर आता है तो आप दीजिए, नहीं आता है तो आप मत दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सिलेबस में आते हैं फाइनली, हमारा सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स का सिलेबस इतना कम्प्रिहेंसिव नहीं बनाया उन्होंने, सीधा करंट अफेयर के लिए उन्होंने सीधा लिख दिया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो जो भी सिलेबस के, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस में ही हर चीज़ सिलेबस है, एवरीथिंग जो भी चल रहा है दुनिया में या हमारे कंट्री में, स्टेट में, कुछ भी चल रहा है सब। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया, ये आ गया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एंशिएंट, मिडिएवल सब है। ज्योग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये प्रीलिम्स का मैं बता रहा हूँ। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री में इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं भी नहीं है, सिर्फ इंडिया की बात की गई है, तो इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ना है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम जो भी है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी में ऐसा लिख दिया उन्होंने, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर। जनरल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट। तो पहला करंट अफेयर है,
दूसरा हिस्ट्री है बताया, तीसरा पॉलिटी है जो इन्होंने मेंशन किया है, इकोनॉमी है, इसी में सोशल जस्टिस भी है, पॉवर्टी वाला पार्ट अगर आप देखें तो पेपर 2 का पार्ट है ये, मेंस में आएंगे तो अभी आएंगे तो मैं आपको डिकोड करूँगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है और जनरल साइंस है, साइंस टेक। जनरल साइंस में टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रहा है, एआई पे क्वेश्चन आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 की बात करें अगर हम, पेपर 2 मीन्स सी सैट, कम्प्रीहेंसन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन आ रहा है, ओके। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी तो इससे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक न्यूमरेसी से ऑलमोस्ट कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आते हैं और मैथ्स के आते हैं, जो आपका बेसिक मैथ्स है क्लास 10 तक, ओके। नोट ये करना है कि पेपर 2 जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग पेपर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 33%, ऊपर भी मैंने बताया, एंड द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ पेपर ऑफ सिविल, ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में अपीयर हुए, पेपर 2 मन नहीं कर रहा है तो घर चले गए, ऐसा नहीं है, आपको दोनों पेपर में, अगर आपने एक भी पेपर में अपीयर नहीं हुए तो आपका वो पेपर बेकार ही है, कोई मतलब नहीं उसका। मेंस में आते हैं, मेंस में क्या है, तो मेंस में पेपर जो मोस्टली ऐसे के बाद का पार्ट है, ऐसे तो आपको पूछा जाएगा, तो ऐसे का कुछ ऐसा नहीं है। जो क्वालिफाइंग पेपर है इंडियन लैंग्वेज का, उसका काम ये है कि ये देखना कैंडिडेट के एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज एंड टू एक्सप्रेस हिज आइडियल क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज। आपको काम करना है ग्राउंड पे जाके, तो लैंग्वेजेज पे थोड़ा ध्यान दिया गया है। पैटर्न होगा कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, यूसेज, वोकेबलरी, शॉर्ट एसे, वोकेबलरी का स्पेलिंग गलत है। इंडियन लैंग्वेजेज में कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज वही शॉर्ट एसे एंड ऑल दैट, दोनों में सेम ही होगा, ओके। पेपर 1 ऐसे की बात करें, ऐसे का सिलेबस क्या है, ऐसे में कैंडिडेट में भी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे एंड मल्टीपल, आजकल फिलोसफिकल बहुत आ रहा है कोर्ट्स पे, तो ये आपको ध्यान, ऐसा नहीं है हमेशा फिलोसफिकल आता है, सोशल इश्यूज़ पे आ सकता है, इकोनॉमी पे आ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है उस पर आपको ऐसे लिखने आ सकता है, आपका ओपिनियंस पूछा जा सकता है उसमें। जनरल स्टडीज़ के पेपर पे आते हैं, जो पेपर 1 है उसमें इंडियन, उन्होंने मेंशन किया इंडियन, इसका जो मेन सब टॉपिक है हेडिंग, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, यानी पहले तो आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये यहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं आप इसके लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ये पूरा यहाँ पे, सॉरी यहाँ तक इंडियन सोसाइटी, उसके बाद जो है ज्योग्राफी है कंप्लीटली। आर्ट एंड कल्चर में भी इन्होंने मेंशन जो किया है वो आप देखिए, इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न इन टाइम्स, यानी अब तक, रिसेंटली भी कुछ हो रहा है तो भी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तब से अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज इशू, पर्सनालिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी हैं। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से, उसका वेरियस कंट्रीब्यूशन अलग पार्ट में किया रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अब तक, अभी तक क्या हुआ, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें 18th सेंचुरी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार, नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उसका फॉर्म, इफेक्ट ऑफ सोसाइटी। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी सोशल इशूज़ की बात करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन का पूरा इसी में, पॉपुलेशन एंड एसोसिएट, वैसे तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी है लेकिन इन्होंने सोसाइटी में इसको डाला हुआ है, तो हम सोसाइटी में पढ़ेंगे। पॉवर्टी यहाँ भी है, पेपर 2 में भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पेपर 2 में भी है पॉवर्टी, ओके यहाँ है।
इशू रिलेटेड टू, ये पेपर 2 का है, इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। ओके, तो पॉवर्टी यहाँ भी है, उसका प्रॉब्लम क्या है, अर्बनाइजेशन, जो अर्बन फ्लड आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेके जो प्रॉब्लम्स है, माइग्रेशन को लेके, इंटर माइग्रेशन, इंट्रा माइग्रेशन, वो सब कुछ है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, तो ग्लोबलाइजेशन तो वैसे हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, एलपीजी आया है वो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन सोसाइटी पे क्या है उसको पढ़ेंगे। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, तो इंडियन सोसाइटी का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो पढ़ेंगे। सोशल एम्पावरमेंट में LGBTQ राइट्स भी पढ़ लेंगे, वो सोशल जस्टिस में भी आएगा अगर हम बात करें सोशल जस्टिस पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आते हैं, उसके बाद समझते हैं। फिर अगर यहाँ आते हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की बात हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स है, ग्राउंड वाटर के बारे में बात होती है, वो भी नेचुरल रिसोर्स में आएगा। साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट, तो इंडस्ट्री है यहाँ, इंडस्ट्री पेपर 3 में भी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके, बट इंडस्ट्री का जो टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी ये सेक्टर है, उसका लोकेशन जहाँ पे भी है उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया में, कि जो ऑयल है वो वेस्ट एशिया में ही क्यों है, मिडिल ईस्ट में ही क्यों है, या फिर जो गोल्ड है अफ्रीका में मिल रहा है, ठीक है, तो उस रिसोर्सेज के बारे में है। साउथ अफ्रीकन कंट्री गोल्ड, कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में है, तो उसका क्या कारण है वहाँ पे इंडस्ट्री लगने का, कॉफ़ी को लेके, जैसे हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक, साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फीचर, लोकेशन चेंज, इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में भी पड़ेगा, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है। फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट, फ्लोरा एंड फौना इज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी वाला पार्ट है, लेकिन इसमें भी है, उसका क्या इफेक्ट है उस चेंजेस की वजह से। क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है फ्लोरा एंड फौना को लेके। क्लाइमेट चेंज की वजह से सुनामी आ रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन है क्योंकि सी वार्मिंग है, हो रहा है, उसकी वजह से, तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का था ये सिलेबस। पेपर 2 यानी पेपर 1 में ऐसे है, पेपर 2 में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है। पेपर 2 में आते हैं, पेपर 2 में अगर मतलब पेपर 3 का जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आता है, ये मैं बोल रहा हूँ, इतना कन्फ्यूज़न है इसमें थोड़ा, तो ध्यान रखना है। लाइक इसमें इन्होंने मेंशन किया गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस आपको वहाँ भी मिलेगा, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस एथिक्स में भी मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है कि जो एक दूसरे के साथ मर्ज तो करते हैं, बहुत सारे टॉपिक एक ओवरलैप करते हैं। पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये इनका हेडिंग है। ओके, आगे इसको देखते हैं। पहले इन्होंने लिख दिया है वैसे तो इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, अगर यहाँ आए सेलिएंट फीचर, अपॉइंटमेंट, स्टैट्यूटरी, ये सब जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस तक का पार्ट है इधर, ये पूरा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की बात है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन क्या हुआ, पॉलिटी का जो हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं उसमें डायरेक्टली मेंशन है, ये सब कुछ, इसलिए हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन, स्टेट, इशू, चैलेंजेज, फेडरल यानी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसकी बात की गई है। सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि DPSP का एक फीचर है, हमारी आर्टिकल में क्वेश्चन भी आ चुका है उसके ऊपर। तो डिस्प्यूट रिड्यूशल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशन जो हमारी कंट्री में अलग अलग हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, उन सब के बारे में बात की गई है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फीचर्स है वो अदर कंट्री से कंपेयर करना उसका। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैसे फंक्शन कर रहा है, पावर एंड प्रिविलेज क्या है, करंट अफेयर में जैसे प्रिविलेज पे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पे बहुत सारा टॉपिक रहता है वो। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग क्या, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का, मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी। तो पूरा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन कर रही है, जुडिशरी कैसे फंक्शन कर रही है, उन सब का टॉपिक। जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तभी आप जब आप सिलेबस पूरा आपका अच्छे से, सिलेबस तो मतलब ऑल्टरनेट देखिए आप एक बार ज़रूर कि सिलेबस में क्या है। उससे क्या होता है, करंट अफेयर जब पढ़ते हैं तो कोई न्यूज़ को देखते हैं तो उस न्यूज़ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो आपको सिलेबस से ही पता चलेगा। अब पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रहा है, हमें पढ़ना है क्योंकि पार्लियामेंट है हमारे सिलेबस में। लेकिन अगर वही मान लेते हैं कि किसी स्टेट असेंबली में लड़ाई हो गई अपोजिशन और गवर्नमेंट को लेकर के, अब वो बहुत मेजर इशू नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा हो रहा है तो हम देखेंगे कि क्या है,
किसी को बाहर किया जा रहा है, उसका रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है। एक स्टेट असेंबली में क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के लिए है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको पढ़ेंगे हम लोग, तो क्योंकि यहाँ मेंशन है इसलिए पढ़ना है हमें। सेलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अभी राहुल गांधी बाहर हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के वजह से, डिफेमेशन के अंदर 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स लगा उनके ऊपर, तो वो क्रिमिनल डिफेमेशन था इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई हो गए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वालिफाई कर दिया, उन्हें मतलब स्टे लगा दिया, क्वालिफाई तो नहीं, मतलब फिर तो उसके बाद वो क्वालिफाइड है। उसी तरह ये न्यूज़ जैसे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सिलेबस में है, तो आप न्यूज़ को पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तरह राहुल गांधी पसंद नहीं है और न्यूज़ में देखा तो नहीं मुझे राहुल गांधी का न्यूज़ आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, या मोदी का आ रहा है तो नहीं पढ़ूंगा, या अखिलेश यादव का आ रहा है नहीं पढ़ा, वो सिलेबस में है, उससे रिलेटेड तो हमें पढ़ना है, हम इस आइडियोलॉजी को लेकर नहीं चलेंगे। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन, अभी जो बहुत सारा इशू चल रहा है गवर्नमेंट के साथ कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी का टर्म बढ़ाए जा रहे हैं, आप ईडी का टर्म लगातार 3 साल बढ़ाया आपने, तो वो जो अपॉइंटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का, स्टैट्यूटरी पोस्ट का, रेगुलेटरी क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़ का, उसके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट का पॉलिसी इंटरवेंशन डेवलपमेंट को लेके, कोई भी पॉलिसी आएगी वो गवर्नेंस में आ जाएगा। जैसे हेल्थ में अगर कोई डिजीज की बात होगी, ये साइंस टेक का पार्ट है, वो साइंस का, जनरल साइंस का, लेकिन उस हेल्थ पे अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, जैसे हमारा टीबी मुक्त अभियान, तो ये पॉलिसी स्कीम है, तो ये गवर्नेंस का पार्ट हो गया। लेकिन वो टीबी क्या है, वो साइंस, जनरल साइंस है। ट्यूबरक्लोसिस क्या डिजीज है, वो जनरल साइंस है। बट ट्यूबरक्लोसिस पे इंडियन गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, कोई स्कीम लेके आ रही है, तो वो फिर गवर्नेंस का पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन इसी तरह समझें हम लोग। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स जो हम पढ़ते हैं वो यही है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, सोशल जस्टिस, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये सोशल जस्टिस है। इस ये सब यहाँ, उधर तो ये पूरा पॉलिटी एंड प्रेशर ग्रुप्स वाला पार्ट था, यहाँ तक। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, पॉवर्टी उसमें भी था, मैंने आपको बताया इंडियन सोसाइटी में। वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात है। इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया तो इस वाले में आएगा। हेल्थ से रिलेटेड कोई स्कीम पॉलिसी लेके आ रही है गवर्नमेंट तो हेल्थ में आएगा। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई आ रहा है तो वो सब आगे। जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वो यहाँ है। ये रोल ऑफ सिविल सर्विसेज का क्या रोल है, ये आपको एथिक्स में भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, एप्लीकेशन मॉडल्स क्या है, सिटीजन चार्टर्स, इंस्टीट्यूशनल। तो गवर्नेंस का जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट का है, जो ब्यूरोक्रेसी का है, वो सब यहाँ पे। उसका लिमिटेशन क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी है, ऑम्बुड्समैन जो हम बैठा रहे हैं उसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी है। जैसे हम लोकपाल लोकायुक्त को लेके समझते हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल वाला जो आंदोलन रहा है पूरा 2014 से पहले, और वो फिर इलेक्शन जीते हैं और बने हैं चीफ मिनिस्टर, तो उसका पूरा बेसिस तो ये रहा। वो आंदोलन इसीलिए हुआ था कि लोकपाल चाहिए, लोकायुक्त चाहिए, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी देख सके गवर्नेंस में, और अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसको बाहर कर सके। आईआर में आते हैं। आईआर का सिलेबस क्या है, तो आईआर का सिलेबस है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। नेबरहुड में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है। पाकिस्तान, कुछ लोग की आइडियोलॉजी है कि नहीं पाकिस्तान की न्यूज़ नहीं देखनी है, वो एनिमी कंट्री है। वैसे तो एनिमी कंट्री वो होता है जब जो हमारे साथ वॉर में होता है, लेकिन बहुत लोगों ने मान लिया कि वो एनिमी कंट्री है तो नहीं देखना है। ऐसा नहीं है, आपका नेबरहुड कंट्री, आपको उस दोनों के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है पढ़ना है। हम एज एन एस्पेरेंट हमें क्या रिलेशन है, आप उसको कैसे अच्छा करेंगे, कैसे ख़राब करेंगे, सब कुछ पढ़ना है आपको। पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या, ट्रेड क्या चल रहा है, एवरीथिंग। तो ट्रेड तो एक्चुअली इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन जब बायलैटरल रिलेशनशिप में बात करेंगे तो ट्रेड भी एक टॉपिक आ जाता है, उसमें एक सब टॉपिक में उसको रखते हैं। तो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, नॉर्थ में जो है, साउथ में श्रीलंका है, हमारे पास मालदीव है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग। बायलैटरल करेंगे, रीजनल ग्रुपिंग भी हो सकता है, सार्क है जैसे, आसियान है, बिम्स्टेक है। ग्लोबल ग्रुपिंग हो सकता है, क्वाड कर लिया हम लोगों ने, G20 जो अभी इंडिया होस्ट कर रही है,
उसका जो उसके बीच का जो एग्रीमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या है, जो पॉलिसीज़ दुनिया में बन रही है डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूएन है, यूनिसेफ है, यूएन के अंदर के सारे अम्ब्रेला, यूएन तो अम्ब्रेला हो गया ऑर्गेनाइजेशन, साथ में WHO एंड ऑल दैट। उसके बाद जो भी है, जैसे आप ट्रिप्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है WTO के अंदर है, ट्रेड में पढ़ते हैं हम इसमें भी पढ़ सकते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो ओवरलैप करता है बहुत सारा स्लेब। तो मोस्टली UN, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, इन सब को पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन सब को पढ़ते हैं। पेपर 4 GS पेपर 3 यानी जो इकोनॉमी हम जिसको बोलते हैं, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी इसमें होता नहीं है। इसमें हम देखें टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, शंकर IAS का जो बुक पढ़ रहे हैं हम, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है GS पेपर 3 का जो पार्ट है। इंडियन इकोनॉमी में क्या है, जो इंडियन इकोनॉमी है प्रॉपरली उसको पढ़ना है। इंडिया की इकोनॉमी में क्या पॉलिसीज़ चल रहे हैं, इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट जो भी चल रहा है, जो हमारे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को लेके है। इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं है लेकिन ग्रोथ है हमारी कंट्री में। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, उसके आसपास जो इशूज़ है। बजट भी इसी में आता है, बजट पॉलिटी में नहीं आता। पार्लियामेंट में बजट का प्रोसीजर है कि बजट को कैसे, बजट का एक फ़्लो क्या है पार्लियामेंट में, लेकिन बजटिंग जो है वो इकोनॉमी में आता है। फिर एग्रीकल्चर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कम्प्रिहेंसिव इन्होंने बनाया हुआ है। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन सिस्टम, एवरीथिंग। फार्मर्स जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो फार्मर्स इसमें आएगा। डायरेक्ट इंडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ वाला, मिनिमम सपोर्ट MSP हमेशा न्यूज़ में रहता है। PDS तो है, 80 करोड़ पीपल को राशन मिल रहा है। लिमिटेशन उसका रिवैम्प कैसे हुआ, रिवैम्प PDS जो आया हुआ था वो था। टारगेटेड PDS क्या है, बफर स्टॉक्स क्या है, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी क्या है, टेक्नोलॉजी मिशंस क्या चल रहा है, एनिमल रियरिंग को लेके, एनिमल हस्बेंड्री को लेके, जो कॉ है हम कितना डेयरी फार्मिंग एंड ऑल दैट। फूड प्रोसेसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर का इनकम डबल करना है। तो डबलिंग ऑफ इनकम तभी होगा जब हम उसको फूड प्रोसेसिंग भी सिखा दें। किसको? फार्मर टोमेटो से केचप बनाए, केचप को बेचे तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो टोमेटो डायरेक्ट बेच दे रहा है कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट उसका केचप बना के बेच रहे हैं। 10 रुपये में वो टमाटर ले रहे हैं, 10 रुपये का जो केचप बन रहा है वो 100 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो उनको 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग और रिलेटेड इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हुआ है, लिबरलाइजेशन जो इकोनॉमी पे, उसका इफेक्ट क्या है इकोनॉमी पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी कंट्री में इंडस्ट्री है, हमारी कंट्री में हुआ क्या कि हम प्राइमरी से सीधा टर्सरी में चले आए, टर्सरी सेक्टर में चले आए, यानी हम एग्रीकल्चर से सीधा सर्विसेज में चले गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। क्यों हुआ ऐसा? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारा क्या था, उसमें क्या लैक्स थे, क्या लैक्यूने थे, तो उन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या रहा है अब तक, जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, ट्रेड पॉलिसी क्या है। फिर आते हैं साइंस टेक में। साइंस टेक की बात करें, साइंस टेक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट दुनिया में कहीं भी हो रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अचीवमेंट्स इंडियंस का क्या है, जो भी चंद्रयान है, इसरो है, बहुत सारा रॉकेट लॉन्च कर रही है दूसरे कंट्री का, हमारे यहाँ से, हमारे लॉन्च पैड से। एंड अवेयरनेस IT फील्ड्स में है, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अभी आप देखते हैं बायोटेक जो भी है। इशू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो IPR भी इसी के अंदर आता है। ओके, एग्रीकल्चर में आपका जोग्राफिकल जो टैग है, GI टैग, वो जोग्राफिकल आइडेंटिटी टैग, वो भी आता है। जैसे वो कड़कनाथ मुर्गा चिकन मध्य प्रदेश का है, तो GI टैग मिल गया उसको, या किसी क्राफ्ट को मिल रहा है, तो वो इसी में आता है। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें, लास्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा और है, लाइक ये वाला पार्ट आप देखें तो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेके, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। कंजर्वेशन कर क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अभी इसको चेंज भी किया गया, इसका ड्राफ्ट भी आया है। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर जो फ्लड से आ रहा है, डिजास्टर जो साइक्लोन से आ रहा है, उसके लिए क्या एक
इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है हमारी कंट्री में, एनडीए में काम करती है, नीचे एसडीए में काम करती है, फिर स्टेट्स में यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये सब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म हम लोगों को पढ़ना होता है कि कैसे हमारी कंट्री डिजास्टर मैनेजमेंट करती है और कैसे उससे लड़ती है और कैसे लोगों को इवैक्यूएट करती है, बचाती है इतने बड़े पॉपुलेशन को। इतना बड़ा 1.3 बिलियन पीपल हैं, इतने बड़े पॉपुलेशन में अगर कोई एक छोटा सा पॉकेट्स इससे इम्पैक्ट होता है डिजास्टर से, तो वो मैनेज कैसे करती है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट या पूरी एजेंसी जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है, उसके बारे में हम जानते हैं। और अचीवमेंट भी क्या रहा है, कैसे प्रीवियस जो भी डिजास्टर है उसको कैसे हैंडल किया है इंडिया ने, वो सब एक केस स्टडी भी बन जाता है। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म, डेवलपमेंट की वजह से और एक्सट्रीमिज़म, ये दोनों का लिंकेज क्या है। इंटरनल सिक्योरिटी का ये सिलेबस है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो अदर एक अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना के वो इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक्सटर्नल स्टेट जो आउटसाइड बाहर से हैं वो फंडिंग कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। क्या चैलेंजेज है इंटरनल सिक्योरिटी को, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन नेटवर्क, अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है। रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, इसीलिए आप देखते हैं इंटरनेट बैन कर दिया जाता है ताकि बहुत सारे फेक न्यूज़ या फेक जो जानकारी है वो लोगों तक ना पहुंचे, जिसकी वजह से सोशल फैब्रिक नहीं बिगड़े, सोशल हार्मनी ने राइट्स हो सकते हैं, इसीलिए इंटरनेट बैन किया जाता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी चैलेंज, साइबर सिक्योरिटी आजकल इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इतना सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है, हम हर चीज़ इंटरनेट पे कर रहे हैं, हर चीज़ क्लाउड पे अवेलेबल है। मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा चर्चा में रहता है हमारी कंट्री में, मनी लॉन्ड्रिंग। सिक्योरिटी चैलेंजेज, उसका मैनेजमेंट बॉर्डर एरियाज़ में, जो बॉर्डर एरियाज़ है जैसे नॉर्थ ईस्ट के तरफ है, पंजाब है हमारा, राजस्थान है पाकिस्तान के साथ, गुजरात है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, उसका लिंकेज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म इसी में आता है। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसी लाइक पुलिस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, आपस्पा में जो आ रहा है वो आर्मी, नेवी, ये सब कुछ, या वेरियस एक्सरसाइज होता है बिटवीन कंट्री के बीच में, वो हम लोग जानते हैं। सूर्य किरण जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में होता है एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो उसके बारे में। पेपर 4 में एथिक्स है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। पेपर 4 जो इंक्लूड क्वेश्चन करता है वो कैंडिडेट के एटीट्यूड और अप्रोच को चेक करता है, ओके, कि उनके सामने कोई पब्लिक लाइफ में इशू है तो वो उसको कैसे हैंडल करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, ना कि उसको कम्प्लेक्स कर दें। और ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको जितने रिसोर्स अवेलेबल हैं उतने रिसोर्स में उसको सॉल्व करना चाहिए। एज एन एस्पिरेंट जैसे हम लोग करते हैं, जितना रिसोर्स है उतने में पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम क्रैक होता है तो करते हैं, नहीं तो हम अपने करियर में आगे बढ़ते रहते हैं। सेम वो अप्रोच आपको वहाँ भी फॉलो करना है जब आप ऑफिसर बनते हैं। तो पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें उसका एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यूज़, लेसन्स फ्रॉम लाइव्स ऑफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, केस स्टडी आएगा प्रॉपरली। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। एटीट्यूड क्या है, तो कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, थॉट, बिहेवियर आपका, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है आपका, परजुएजन कैसा है, एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, यानी आप कोई काम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए। डेडिकेशन कितना है पब्लिक सर्विस को लेके, एम्पैथी कितनी है, टॉलरेंस कितना है, कंपेशन कितना है उस काम को लेकर के, उन सब के बारे में। इमोशन, यानी पूरा आपको पूरे एटीट्यूड और बिहेवियर को और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को आप जांच रहे हैं वो, ओके। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि सबके जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन में बताया कि इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं सबको एक इस देश में जो भी करप्ट है सबको जेल में डाल देंगे। तो लोग, तो अगर मैं पूछूं किसी से कि क्या करप्शन में जो कर रहे हैं उनको जेल में डालना चाहिए नहीं, तो लोग तो चिल्ला के बोलेंगे हाँ डालना चाहिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो जैसे कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको माफ़ कर दिया कि ठीक है इतना दिन जेल में रहे, माफ़ कर देते हैं। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। एक लीडर ने ऐसा मैसेज दिया कि देखिए कितना वो सिंपैथी रखते हैं उनसे भी जो उनके दुश्मन हैं। तो यही है, इसके बारे में है गवर्नेंस में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना काम करता है, आप कैसे हैंडल करेंगे
आप लेजिस्लेटर के साथ कैसे हैंडल करेंगे, पब्लिक के साथ कैसे करेंगे, आप राइट्स में रहते हैं तो कैसे करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, जो मॉरल थिंकर्स हैं फिलोसफर हैं उनका। फिर पब्लिक सर्विस वैल्यूज, ये सिविल सर्विसेज तो 4-5 बार आ चुका है इसमें, तो ये उनका एथिक्स क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। स्टेटस, प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न, डायलेमाज, रूल्स, रेगुलेशन, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, एवरीथिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब उसमें आता है। प्रॉबिटी एंड गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, फिलोसफिकल बेसिस क्या होना चाहिए गवर्नेंस का, प्रॉबिटी का। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी उसमें कितनी होनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट, कोड और एथिक्स कितना होना चाहिए, कितना इन्फॉर्मेशन पब्लिक होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सब। सिटीजन चार्टर्स, सिटीजन के लिए, यानी सिटीजन को जब गवर्नेंस में वो आए तो गवर्नमेंट की कोई सर्विस लेने में उनको इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन कितना ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, ट्रांसपेरेंट है वो। करप्शन का जो चैलेंजेज है उसके बारे में बात। बाकी इन सब इशूज़ पे केस स्टडी, जो मैंने पहले भी बताया, होगा ही आपके ऊपर केस स्टडीज़ होगा, या आप सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आप जा रहे हैं, आप डीएम हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के और आप एक राइट में फंस गए हैं, लोगों को कैसे समझाएंगे कि वो राइट ना करें, एवरीथिंग जो भी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिकोड करना मुश्किल है, किसका ऑप्शनल क्या होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शनल होते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड जो भी है ज्योग्राफी, ये इन सब को कर दिया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को स्पेसिफिक ये चाहिए कि मुझे सोशियो का चाहिए या एंथ्रो का चाहिए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चाहिए, तो आप बताइए, वो डिकोड कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको ओवरऑल सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा। और आई होप अगर आपको अच्छा मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताइए, और भी किसी तरह का वीडियो चाहिए तो वो मैं बना दूंगा। और ये मेरा नया चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रोज़ वीडियो आ रहा है, मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको रोज़ वीडियो मिलेगा। करंट अफेयर का तो एवरीडे मिल रहा है, टॉप 10 जो मैंने स्टार्ट किया अभी रिसेंटली, आप उसको भी देखिए और इसको शेयर कीजिए, आपको काम ही आएगा। और भी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा।